नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अध्याय 5 की ओर। जैसा कि काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें की समस्या आ रही थी, इस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी व्यस्तता चल रही थी, इसकी वजह से थोड़ी समस्या आ रही। लेकिन अब हमारा जो प्रयास रहेगा वो एक कंटिन्यू रहेगा, जिसमें आपको एवरीडे कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि डेली के डेली आप लोगों को वीडियो मिलती रहें और नए नए कंटेंट के साथ हम आप लोगों के साथ नए नए वीडियो के साथ साझा करते हैं और आप लोगों से मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अध्याय 5। जैसा कि अध्याय 5 में एनसीईआरटी क्लास 6 में दिया है कि राज्य और राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इसके जो शासक होते थे वो कैसे राज्य करते थे, वो कैसे काम करते थे, इस चीज़ के लिए हम आज आप लोगों के बीच में चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि दे रखा है कि लोग शासक कैसे बनते थे। ठीक है, लोग शासक कैसे बनते थे, जैसे कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। जैसे कि अभी जो एक हमारा एक लोकतांत्रिक जो एक हमारे संविधान का जो एक अधिकार के रूप में हमें मतदान करने का जो एक अधिकार मिला है, वो पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा है। मतदान करना एक हमारा आपका सबका सर्वोपरि एक योगदान होता है, जिससे हम अपने अधिकार से अपने मनपसंद अपने देश के जो एक लोकतांत्रिक विचार के मामले में और हमारे देश की जो गतिविधियां हैं, जो लोकतांत्रिक जो संविधान की रक्षा करते हैं, उसके हिसाब से हम एक अपने शासक के रूप में या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का तो चुनाव में हम लोग वोट नहीं करते हैं। बाकी जो निचले स्तर से के जो भी बीडीसी, जिला पंचायत, विधायक, एमएलसी, जिनका भी इन लोगों को हम लोग मतदान करते हैं। ठीक है, तो 50 वर्षों से हम लोग शासक के रूप में अपना शासक चुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन आज से लगभग 3000 साल पहले क्या होता था? क्या लोग जो राजा महाराजा लोग जो बनते थे, क्या उनको भी मतदान के जरिए हम चुनते थे? नहीं। ठीक है, आज से बड़े बड़े राजा लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे। ठीक है, उस यज्ञ में सभी लोगों को बुलाया जाता था। उस यज्ञ में निर्धारित होता था कि इस राज्य का, यहाँ का शासक कौन बनेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो राजा होता था वो राज्य का शासक बनता था 3000 साल पहले। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि आज से लगभग 3000 साल पहले मतदान के द्वारा हम लोग अपने राज्य का शासक नहीं चुनते थे। वहां पे यज्ञ होता था, वहां पे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आते थे, वहां पे लोग एकत्रित होकर राज्य का शासक चुनते थे। लेकिन आज से लगभग हमारा देश जो आज़ाद हुआ 1947 से, उससे पहले भी लोग क्या करते थे? मतदान के द्वारा हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते आ रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हम लोगों ने बिहार का चुनाव देखा है। ठीक है, वहाँ पे भी मतदान के जरिए ही चुनते आ रहे हैं। तो आज से लगभग 50 साल से मतदान के द्वारा ही हम अपने क्षेत्र प्रतिनिधि, जिला पंचायत, बीडीसी सबका चुनाव अपने मताधिकार से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया शासक कैसे बनते थे। अब दूसरी चीज ये है कि अश्वमेध का यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, यानी कि अश्वमेध का जो यज्ञ होता था, ठीक है, एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक, अब अश्वमेध का यज्ञ आप लोगों को पता होगा कि बहुत बड़ा यज्ञ होता था। ठीक है, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करना होता था। ठीक है, अगर किसी राजा के अंदर क्षमता होती थी, ताकत होती थी अश्वमेध यज्ञ करने की, तो जो घोड़ा छोड़ा जाता था उसको जो राजा रोकता था, जिसका वो घोड़ा होता तो उससे उसको
यज्ञ करना होता था, यानी कि लड़ाई करनी होती थी। ठीक है, दैनिक दूसरे राजा, ठीक है, दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से क्या लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, लड़ाई करनी पड़ती थी। अब अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, क्योंकि जब वो अपना घोड़ा छोड़ता था तो उसको पता था रहता था कि अगर किसी के अंदर ताकत क्षमता होगी तो वो आके हमसे लड़ेगा, लड़ाई करेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा, तो अगर कोई शक्तिशाली होगा तो हमारा घोड़ा पकड़ेगा। ठीक है, जो राजा का वो घोड़ा पकड़ता तो उसको राजा से युद्ध यानी कि लड़ाई करनी पड़ती थी। जो अश्वमेध का जो राजा था वो क्या था, बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, यानी कि बहुत शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, अब हम आते हैं, बात करते हैं वर। ठीक है, ये वर क्या था। ठीक है, वर उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, जैसे कि अभी भी परंपरा चली आ रही कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये 4 वर्ग होते थे। आज भी ये परंपरा चली आ रही। ठीक है, लेकिन इन चारों में डिफाइन कर दिया है कि कौन क्या काम करेगा। ठीक है, जैसे कि एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही छुआछूत के, इन चारों वर्णों में विभाजित कर दिया गया है। जैसे कि हम कहते हैं कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो काम और वेदों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये चीजें इनको दी गई कि जो ब्राह्मण लोग होंगे उनको क्या करेंगे, वेदों का अध्ययन और अध्यापन करेंगे और यज्ञ करना। ठीक, ये लोग यज्ञ करते थे। ठीक है, जिन्हें उपहार मिलता था। ठीक है, उपहार मिलता था यानी कि पैसे कौड़ी, दान दक्षिणा जो भी मिलता रहता है। ठीक है, अब क्या है, क्षत्रिय लोगों का काम क्या था, युद्ध करना। ठीक है, क्षत्रिय लोगों का काम था युद्ध करना और रक्षा करना। ठीक है, वैश्यों का काम, वैश्य लोगों का काम था, जो वैश्य लोग होते थे उनका काम था, वैश्य का काम था पशुपालन, खेती, व्यापार करना। ठीक है, यानी कि पशुपालन, खेती और व्यापार करना। जो वैश्य लोग होते थे वो पशुपालन यानी कि कृषि कार्य करते थे और पशु जो गाय भैंस होती थी उनकी देखरेख करते, उनका पालन पोषण करते थे, उनसे अपना। अब बात करते हैं शूद्रों का काम। ठीक है, शूद्रों का काम क्या था, ये तीनों वर्गों की सेवा करते थे, यानी कि ब्राह्मण की सेवा करते थे, वैश्यों की सेवा करते थे और क्षत्रियों की सेवा करते थे। ठीक, इनका काम था कि जो शूद्र लोग थे, ये तीनों जो वैश्य वर्ग के थे, ये तीनों लोग क्या करते थे, ये तीनों लोगों की ये शूद्र लोग सेवा करते थे। ठीक, तो ये 4 वर्ग हो गए। अब हम बात करते हैं क्या, जनपद। ठीक है, जनपद में क्या होता था, जैसे कि हम आजकल देखा होगा कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो आप किस जनपद से हैं, जनपद का मतलब होता किस जिले से, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक, तो जैसा कि हम महायज्ञ करने वालों राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि हम किस जनपद थे, जैसे कि हमारा जनपद है, हम लखनऊ जनपद से हैं, हमारे जनपद में कौन मजिस्ट्रेट है, हमारे जनपद में कौन सा तहसील है, हमारे जनपद का कौन विधायक है, कौन जिला परिषद है, कौन जिला पंचायत है, तो वो चीज़ें डिसाइड हो गए कि किस जनपद में कौन। तो इसी तरह महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर क्या होते थे, जनपदों के राजा। पहले होते थे जन के राजा, पहले क्या होते थे, जन के राजा। ठीक है, अब जन के राजा ना होकर क्या हो गए, जनपदों के राजा हो गए। ठीक है, अब क्या हो गए, जनपदों के राजा हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनपद शब्द कहाँ से पड़ा। ठीक है, जैसे कि हम भी पहले सोचते थे कि जनपद क्या है, अभी भी लोग अब तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि लोग हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसको लोग कहीं ना कहीं एक लुप्त प्रवृत्ति में धीरे धीरे ढकेलते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो जनरेशन है वो आजकल कहते हैं ना टॉकिंग टू इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है तो आप बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आप कहीं हिंदी का प्रयोग करते हैं तो लगता है कि अरे आप
क्या बोल रहे हैं, कैसी सोच, मतलब आज की जो मानसिकता बनती जा रही, तो ये हमारी जो राष्ट्र भाषा है, इसका हम लोग सदुपयोग करें, इसका बढ़ावा दें, इसको हम लोग प्रचलन में लाएं, इसको इतना प्रचलन में लाएं कि आने वाले समय में हम लोग हिंदी का महत्व ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो जो ये जनपद शब्द का अर्थ है, ये जनपद का अर्थ मतलब होता है कि जन को के बसने की जगह होती। ठीक है, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट होता था, जनपद होता है, जनपद को डिस्ट्रिक्ट हम लोग बोलते, तो हम जनपद लखनऊ में है, जनपद बाराबंकी, जनपद सीतापुर, जनपद रायबरेली, तो उसी तरह जन जन को एक एक जनपद में रहने की, एकत्रित करने की सुविधा मिल गई। ठीक है, तो वो हो गया, यानी कि अर्थ इसका मतलब ये है कि जन के बसने के लोगों को एक जगह। ठीक है, एक जगह। अब हम बात करते हैं महाजनपद। ठीक है, बात करते हैं हम महाजनपद। महाजनपद क्या है? ठीक है, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें अब हम महाजनपद कहा जाता है। ठीक है, महाजनपद का मतलब ये होता है कि जो जनपद बहुत महत्वपूर्ण हो गए, बहुत बड़ा जनपद हो गया, बहुत ही शक्तिशाली हो गया, अपने कार्यभार में, अपने एक अच्छे वर्ण में, एक अच्छे व्यवहार में, एक अच्छे कार्यशैली में एक बहुत बड़ा जनपद हो गया, तो उसको क्या करते थे लोग, महाजनपद घोषित कर देते थे। ठीक है, तो यानी कि 2500 साल पहले कुछ जनपद जो होते थे वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे, जिसमें से अगर हम बात करें तो हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर ये मेरठ में है। ठीक है, ये जो हस्तिनापुर है ये मेरठ में है। ठीक है, कौशाम्बी यानी कि मगध। ठीक है, मगध महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। ठीक है, महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जैसे कि राजधानी की बात करें, जैसे कि हमारा यूपी है, हमारे यूपी की जो राजधानी है वो एक लखनऊ है, यानी कि लखनऊ को अगर हम माने तो एक महाजनपद है, यानी कि हमारे जो यूपी स्टेट की जो कंट्रोलिंग पावर है वो महाजनपद यानी कि वो लखनऊ से है, क्योंकि लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है। वैसे ही हमारे पूरे देश, पूरे भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली, यानी कि पूरे भारत की जो कंट्रोलिंग पावर है वो कहाँ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि जो हमारे भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। ठीक है, ऐसे राजा महाराजा लोग ऐसे ही चीज़ें करते चले आ रहे थे, उसी का कहीं ना कहीं अभी अगर आप देखते रहेंगे तो जो पुराने ज़मानों की जो राजा महाराजाओं के, अंग्रेजों की जो बनाए हुई चीज़ें हैं आज भी प्रचलन में है, चल रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर। ठीक है, कर क्या है? ठीक है, महाजनपदों के जो राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन का आवश्यकता होती थी, इसके लिए वो कर वसूलते थे। यानी कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग होते थे वो, उनके पास धनाढ़ पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, सेना, हर चीज़ उनके पास होता था। तो वो लोग, जैसे आज भी देखा होगा आपने, कहीं कहीं जाते जैसे कि हाँ देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े किले होते थे, तो वो राजा महाराजा लोग क्या करते थे, वो किले का निर्माण करवाते थे। तो जब निर्माण करवाते थे तो उसके लिए, निर्माण करवाने के वो लोग सेना भी रखते थे। अब सेना रखते थे तो भाई उसके लिए अपना पगार देना होता था, पैसे देने होते थे भाई, हर चीज़ का तो एक अपना अपना चीज़ होता था। तो इसके लिए वो क्या करते थे भाई, संसाधन होते, प्रचुर संसाधन होते थे जिसकी आवश्यकता, तो इसके लिए वो क्या करते थे, कर वसूलते थे। यानी कर वसूलते थे किन लोगों से, जो व्यापारी थे, जो ऐसे लोग होते थे, जैसे कि आज भी हम लोगों से गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है, टैक्स भी कर ही है। जैसे कि आज हम लोग कहीं आते हैं, अगर हम देखे जाए नेशनल हाईवे पे जाते हैं तो टैक्स देते हैं, 4 व्हीलर का, हाईवी गाड़ी का, व्हीकल्स का, तो आज भी हम लोग टैक्स देते हैं। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे चली गई। ठीक है, अगर हम कर की बात करें तो जैसे कि कर की बात करें, जैसे कि फसलों से कर, ठीक है, कारीगरों से कर, पशुपालक से कर, व्यापारियों से कर, ऐसे लोगों से राजा महाराजा लोग क्या करते थे, कर वसूलते थे। इससे उनका अपना जो संसाधन होते थे उसकी प्रपूर्ति करते, जो सेना के लोग, जो उनके सेनापति लोग रहते थे, उनको अपना जीविका के लिए अपना जो पगार होता था वो एक देते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मगध। ठीक है, मगध एक महत्वपूर्ण जनपद था। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना। ठीक है, अब हम
जैसे कि अभी हम बात करते हैं मगध। मगध जो है, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। ठीक है, यानी कि जो मगध है एक महत्वपूर्ण जनपद था। ठीक है, अभी गंगा और सोन जैसी नदियां, ठीक है, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध का जो एक आधा हिस्सा था वो जंगल से भी भरपूर था, यानी कि आधा हिस्सा उसका जंगल में भी था और आधा हिस्सा उसका नदियों में थे। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक थे। नंबर एक बिंबिसार। ठीक है, नंबर एक बिंबिसार तथा अजात शत्रु, ये दो शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, ये दो शक्तिशाली शासक थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव संसाधन अपनाते थे और जो छोटे छोटे जनपद होते थे उनको वो लूटपाट तरीके से, वो किसी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेद करके वो लूट लेते थे, क्योंकि ये शक्तिशाली होते थे, इनके सामने किसी की चीज नहीं चलती थी। अब छोटे आदमी के सामने बड़ा आदमी अगर आ जाएगा तो छोटा आदमी तो वैसे भी डर जाएगा ना। तो ये छोटे छोटे राज्य जो जनपद होते थे उनको ये लूटपाट करके अपने में एकत्रित करते थे। यानी कि मगध के जो खूंखार जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो थे बिंबिसार और अजात शत्रु। ठीक है, ये अन्य जनपदों की जीतने के लिए हर संभव अपना संसाधन जुटाते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वज्जी। ठीक, वज्जी संघ का वर्णन दिघ निकाय से लिया गया। दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अगर हम बात करें जो दिघ निकाय है, ठीक है, दिघ निकाय एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। ठीक है, बुद्ध के क्या है, कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक, अब अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। ठीक है, अब जो अजात शत्रु हैं किस पे, वज्जी शत्रु पे आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। ठीक है, बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं। ठीक, बुद्ध ने उनसे सवाल किया था क्या जो वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। ये बुद्ध जी ने पूछा था कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से यानी कि प्रॉपर चलती हैं और सभी जो सदस्य थे वो उपस्थित रहते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे। उन्होंने कहा होता तो यानी कि बुद्ध जी ने कहा कि ठीक है, तब तक फिर ये वज्जीवासी जो लोग हैं ये क्या है, उन्नति करते रहेंगे। ठीक है, अब ये पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। ठीक है, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देंगे। इसने बुद्ध जी ने कहा। ठीक है, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। ठीक, जो वज्जी शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। ठीक, विभिन्न मतवलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो ये चीजें हो गई। तो यहीं से हमारा जो टॉपिक होता है अध्याय 5 वो समाप्त होता है। हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज, इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा टेलीग्राम भी चैनल एग्जाम नॉलेज के नाम से उसको आप सर्च करिए, उससे आप सब्सक्राइब करिए, उससे जुड़िए। जो हमारी जो PDF होती है, जो भी चीज़ें नोट्स वगैरह होते हैं वो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से देते रहेंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अध्याय 6 NCERT में। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।